रॉक्स के बारे में कर रहे थे हम लोग। क्या बताया था मैंने आपको? रॉक्स, एक तो फॉर्मेशन कैसी होती है रॉक्स की, तो आपको पता है कि लावा जो मैग्मा है उसकी इरप्शन होती है, इसके बाद वोल्केनिक इरप्शन के बाद जो लावा है वो सूख के क्या बन जाता है? रॉक, चट्टान। और उस रॉक को हम क्या नाम देते हैं? इग्नियस रॉक। तो इग्नियस रॉक से आप क्या समझते हैं कि ऐसी रॉक जो डायरेक्ट लावा से बनी है, यानी प्राइमरी रॉक। थोड़ी बहुत पढ़ाई की थी इसके बारे में आपने, एनसीईआरटी देखी जाके। इग्नियस के बारे में आपको पता है। अब इग्नियस भी दो तरह की होती है, कौन कौन सी? एक तो लावा से बनी हुई और दूसरी एसिडिक लावा से बनी हुई और दूसरी बेसिक लावा से बनी हुई। एसिडिक लावा से बनी हुई का एग्जांपल देंगे आप लोग? ग्रेनाइट। और बेसिक लावा से बसाल्ट। और एक वो जो एसिड और बेसिक जिसमें एक तरीके से 50-50% पाया जाता है, नाम क्या था उसका? इंटरमीडिएट रॉक। तो उसमें आप एग्जांपल दो। एंडेसाइट एंड डायोसाइट एंड, ठीक है यही था ना, एंडेसाइट एंड डायोसाइट। तो ये कुछ एग्जांपल्स है। आज हम करेंगे सेडिमेंट्री रॉक्स। हेडिंग डालिएगा, सेडिमेंट्री रॉक्स, अवसादीय चट्टानें। अवसादीय चट्टानें। अवसादीय चट्टानें, सेडिमेंट्स क्या होते हैं पता है ना सब लोगों को? अच्छा, मान लो कोई रॉक सिस्टम है, यहाँ पे एक रॉक्स हैं, ठीक है। अब आपको नहीं लगता जितने भी पहाड़ हैं, चाहे वो इग्नियस से क्यों ना बने, मान लो ये इग्नियस रॉक है या कोई और भी चीज़ें हैं, और भी तरह के रॉक्स होते हैं, तो इनमें लगातार धूप पड़ रही है, लगातार इनको टेम्परेचर झेलना पड़ रहा है ना। साथ में क्या हो रही है, कभी कभी बारिश हो रही है ना। साथ में क्या चल रही है? विंड भी चल रही है जो कि इसको इरोड करेगी। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो बारिश से क्या होता है, ये बह जाता है सारा का सारा, ऊपर का जो सेडिमेंट है इसका बह जाता है, जो ऊपर का लेयर होती है इसकी वो बह जाती है, और जिसके कारण ये कहीं ना कहीं कमजोर हो जाती है, कच्ची हो जाती है मिट्टी। ये कि नहीं होती है ना, रॉक सिस्टम थोड़ा कच्चा पड़ जाता है, ठीक है। तो एक तरीके से ये सब हुआ। उसके बाद जब इसके ऊपर धूप लगी, इस रॉक सिस्टम के ऊपर जब धूप लगेगी, तो धूप से क्या करता है, ये मिट्टी एक्सपैंड करती है। आपने देखा होगा बरसात में तो बारिशें होती हैं, उसमें तो नुकसान होता ही है, क्योंकि वो पूरा कच्चा कर देता है, मिट्टी को कच्चा करता है। अभी जैसे बरसात ही चल रही है, आपने देखा कितना नुकसान हो रहा है पूरे हिमाचल में, है ना। कहीं बाढ़ आ रही है, पूरा का पूरा पहाड़ नीचे आ जाता है। कैसे आता है वो? क्योंकि वो मिट्टी को कच्चा कर दे रहा है और वो पूरा का पूरा नीचे उतर आ रहा है। अब होता ये है कि कई बार आपने देखा होगा बरसात के बाद जब धूप भी लगती है ना, तब भी बड़े बड़े पत्थर और बड़े बड़े पहाड़ नीचे आ जाते हैं। कैसे आते हैं? वो इसीलिए आते हैं क्योंकि ये जो मिट्टी होती है ना, ये ठंड में जब बारिश हो रही थी तब क्या करती है? कॉन्ट्रैक्ट करती है, ठीक है। ये रॉक जो होती है ये कॉन्ट्रैक्ट करती है, और जैसे ही ये हीट टेम्परेचर सहन करती है ना, टेम्परेचर इसको मिलता है, वैसे एक्सपैंड करती है। समझ रहे हो? कॉन्ट्रैक्ट एक्सपैंड। ठंड में कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, गर्मी में एक्सपैंड कर रही है, जिसके कारण ये पूरा का पूरा रॉक सिस्टम क्या हो जाएगा? कमजोर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? डेफिनेटली पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा, ठीक है। समझ रहे हो? तो इस हीट के कारण ये एक्सपैंड कर रही है, इस ठंड के कारण ये कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, जिसके कारण ये पूरा का पूरा सिस्टम कमजोर हो जाएगा, है ना। विंड्स चल रही हैं, तो ये अब जो कच्चा हो चुका है, ये विंड इसको उड़ा के ले जाएंगी अपने साथ। ऐसा नहीं कि सीधे एक एक पूरे चट्टान को उड़ा के लेके जाएगी विंड, धीरे धीरे लाखों सालों से चलती आ रही है विंड, मान लो लाखों सालों से ऐसे चल रही है, तो इसी को क्रॉस करके जाएगी, तो इसको अपने साथ लेके जाएगी ना। फिर कोई नदी बह रही है तो वो नदी भी तो इन सेडिमेंट्स को लेके जाएगी अपने साथ। ऐसा होगा कि नहीं होगा? होगा ना। समझ रहे हो मेरी बात? आपको अगर मैं एक एग्जांपल दूं इसका, सेडिमेंट्स का, कि कैसे जो रॉक्स होते हैं, ये बड़ी बड़ी चट्टानें होती है, ये इनके सेडिमेंट्स बनते हैं, ये एक तरीके से इनका इरोजन होता है इनका, ऐसे इरोजन होता है। जो ये विंड है, नदियां हैं, या बारिश का पानी है, ये सारा का सारा इनको इरोड करती हैं पर्वतों को। एग्जाम्पल दूँ आपको मैं, अरावली रेंजेस। कहाँ पे हैं ये अरावली रेंजेस? कहाँ पे हैं? महाराष्ट्र में, राजस्थान में, बेवकूफ़ों, राजस्थान में। इन रेंजेस को इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी अरावली की? हाँ जी, नहीं यार, ये उसमें पड़ती है, राजस्थान में पड़ती है अरावली रेंज। तभी तो राजस्थान में बारिश नहीं होती है,
समझ रहे हो? जैसे ये अगर राजस्थान है, ये अगर राजस्थान है तो ये ऐसे करके हैं रेंजेस, ये समझ रहे हो, जिसके कारण ये जो मानसून की विंड आती है ना, मानसून की विंड इसके पैरेलल होती है, पैरेलल होती है। अगर ये ऐसे ना होकर ऐसे होती तो मानसून की विंड टकराती ना, टकराती ना, स्वागत किया है इसने ये ठीक है, अगर ऐसे होती तो ये मानसून की विंड टकराती ना, है ना, और टकराती तो यहाँ बारिश होती ना। बारिश कैसे होती है? पर्वतों से वो जो विंड जा रही होती है जो भी, उससे, जैसे ऐसे बोलते हैं ना, गारो खासी जंतिया इज द मेन रीजन कि उस एरिया में, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, आसाम में और इधर इतनी ज़्यादा बारिश होती है ना, क्योंकि वो इतने हाई माउंटेन्स हैं कि उनके साथ ये सारी जो भी विंड्स होती हैं टकराती है, जिसके कारण बारिश हो जाती है। अब आपको पता है मानसून विंड ऐसे ट्रेवल करती है, आगे क्लाइमेटोलॉजी हमने पढ़नी है ना, तब आपको पता लग जाएगा कि मानसून विंड ऐसे ट्रेवल करती है। कौन सी, ये कौन सी डायरेक्शन होती है? ये वाली नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ट्रेवल करती है। तो अरावली रेंजेस जो मैं आपको बता रही हूँ ये पैरेलल है इसके, जिसके कारण ये टकरा नहीं पाती है यहाँ पे, इसी के कारण राजस्थान में रेगिस्तान है, बारिश नहीं हो पाती है। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये अरावली रेंजेस की मैं बात कर रही थी, अगर हटके आए वहाँ से। अरावली रेंजेस जो है ये आपके जो हिमालय है इनसे भी लंबे हुआ करते थे। यार हनुमान पीक कौन सी पीक है इसकी सबसे ऊंची पीक? हनुमानगढ़ पीक, कुछ ऐसे नाम है उसका, चेक करो एक बार। हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली रेंजेस, हनुमान या कुछ ऐसी पीक है, हनुमान पीक करो। हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली रेंजेस राजस्थान में है ये, अनुभव राजस्थान में। हाँ जी ठीक, दूसरी कौन सी पीक? चलो ठीक है, गुरु शिखर देखो हनुमान में नहीं, गुरु शिखर इसमें पड़ती है, थोड़ा बहुत गुजरात में भी तो पड़ता है ये, राजस्थान गुजरात के साथ ही है। गुरु शिखर ठीक बोल रहे हो आप, गुरु शिखर राजस्थान में पड़ता है। नहीं, अरावली रेंजेस चेक कर लो एक बार, मेरे को जहाँ तक पता है राजस्थान में ही पड़ता है। अरे बट ऐसे करके है ना, ये पर्वत तो राजस्थान और ये थोड़ा बहुत साथ ही तो है गुजरात। मैं ये बोल रही हूँ कि इसकी जो हाइट थी ना आपके अरावली रेंजेस की, और जो इसकी हाईएस्ट पीक है, पूरी रेंज आती है ना, मेनली वैसे ये राजस्थान में आती है, मेनली राजस्थान में आती है। मैं बोलती रही हूँ ये साथ साथ में मिलती है ना, तो रेंज ऐसा तो है नहीं कि 2-3 पहाड़, पूरी रेंज है ना माउंटेन की, समझते हो आप? अब बात ये है कि ये पूरी माउंटेन रेंज जो है ना, ये काफ़ी लंबी हुआ करती थी। इन्हें भी यंग फोल्ड माउंटेन्स कहा जाता था। और ये किससे लंबे हुआ करते थे, किससे ज़्यादा ऊंचे हुआ करते थे? आपके हिमालयन रेंजेस से, ठीक है। जैसे मान लो इनकी आई थिंक कुछ 18,000 कुछ करके या 17,000 के करीब इनकी कुछ हाइट हुआ करती थी किलोमीटर्स में ऊपर, ठीक है। और आज 1,000 कुछ रह गई है कुछ ही सालों में, 1,000 कुछ। इसका मतलब कि जो इतना ज़्यादा लंबा हुआ करता था, इवन किससे लंबा, हिमालय से भी लंबा, और हिमालय की हाइट अभी भी इंक्रीज कर रही है जबकि इसकी डिक्रीज हो चुकी है, ठीक है। तो इससे ये पता लगता है कि कहीं ना कहीं इसकी इरोजन हुआ है, इस पर्वतों का, इस पूरी माउंटेन रेंज का इरोजन हुआ है ना। इरोजन समझते हो? यही कि ये बारिश पड़ रही है, धूप लग रही है, जिसके कारण वो पूरी रॉक सिस्टम थोड़ा कच्चा पड़ रहा है, और जैसे विंड आ रही है या कोई बहाव आ रहा है, किसी भी कारण ये इरोड हो जा रही है। ये सारा का सारा सेडमेंट, इसका मिट्टी जो है, इसकी ऊपर का रॉक सिस्टम, ये सारा का सारा मिट्टी बन के मूव करता जा रहा है, जिसके कारण कई बार माउंटेन ऐसे होते हैं और वो प्लेट्यू बन के रह जाते हैं। समझ रहे हो? कई बार माउंटेन जितने ऊंचे ऊंचे होते हैं फिर भी प्लेट्यूज बन के, पठार बन के रह जाते हैं इरोजन की वजह से। समझे आर्यन? समझे? लग रहा है पता मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा एग्जांपल है अरावली रेंजेस। अब हिमालयस भी तो ऊंचे थे, हिमालयस की हाइट क्यों बढ़ रही है? कोई मुझे बताएगा हिमालयस की हाइट क्यों नहीं घट रही है, बढ़ती जा रही है दिन प्रतिदिन? ऐसा क्या हो रहा है कि वो बढ़े जा रहे हैं, उनका इरोजन क्यों नहीं हो रहा? इनका सबका इरोजन, प्लेट अभी तक मूवमेंट में है। वो जो प्लेट गोंडवाना से चलकर आई थी ना, यूरेशिया से टकराई थी, वो अभी तक मूव कर रही है। और अभी तक हिमालयाज में हम भी उन्हीं हिमालयन रेंजेस का, पूरे हिमालयन फोल्ड माउंटेन्स का पार्ट है। हम कितना सारा अर्थक्वेक, आप देखोगे कि कितना सारा अर्थक्वेक फील करते हैं ना, कुछ टाइम बाद देखा हमने कि झटके लगते रहते हैं ना, तो हिमालयाज में आते हैं ज़्यादातर। समझे आप मेरी बात? क्योंकि अभी तक भी वो मूव कर रहे हैं, इसके कारण अभी वो जो पर्वत बने हैं ना, नीचे से उनको पुश मिलता जा रहा है और वो ऊपर बढ़ते जा रहे हैं। हो सकता है आज, अब आप तो पता नहीं वो देख पाओगे कि नहीं देख पाओगे, आपकी किस्मत में तो पता नहीं, मुश्किल है, नहीं होगा कि यहाँ से उठ के और कहीं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में पहुँच जाए। होगा ऐसा, जिस तरीके से मूव कर रही है ना ये प्लेट इंडिया की, ये कहीं ना कहीं मर्ज हो जाएगी एक टाइम तक, अंदर धंसती जाएगी, पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। जिसने इतना लंबा
डिस्टेंस ट्रेवल करा है तो वो आगे भी कहीं भी मूव कर सकते हैं, क्योंकि लगातार अभी भी वो मूवमेंट में है। समझे मेरी बात? तो ये सेडिमेंट्स कहाँ से बनेंगे, आप समझे मेरी बात? मैं बोलने की क्या कोशिश कर रही थी कि ये जो इन पर्वतों का इरोजन होगा, फॉर एग्जाम्पल चाहे पर्वत दूसरे ही क्यों ना है, ये आपके इग्नियस रॉक ही क्यों ना है, या फिर रॉक्स ऐसे भी तो बन जाती हैं आपका, मान लो ये कोई लैंड था, पेड़ लगे हुए थे, है ना, भूकंप आया, पेड़ अंदर धंस गए, जिसके कारण होगा क्या, ये कोयला बनेगा, कोयला बनेगा ना, ये कोयला बना, तो ये भी तो, इसके भी तो सेडिमेंट्स हो सकते हैं, इसे भी सेडिमेंट्री ही रॉक कहा जाता है। समझिए अब मेरी बात? तो ये जो सारा सेडिमेंट, मान लो ये इग्नियस रॉक का सेडिमेंट मिल के आया, कहीं से कोई और रॉक थी, वहां से कोई नदी बह के आ रही है, वो सारे सेडिमेंट लेके आई, ठीक है, तो ये सारे जब मिलते हैं, मिलके कॉम्पैक्ट हो जाते हैं और नई रॉक फॉर्म होती है, उसे ही हम सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। सेडिमेंट्री रॉक नाम से ही क्लियर है, जो सेडिमेंट से बने, जो सेडिमेंट से बने। इग्नियस रॉक जो डायरेक्ट लावा से बनती है, सेडिमेंट्री रॉक जो सेडिमेंट से बनती है, अवसादों से बनती है। क्लियर है मेरी बात? देखें, इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक, पहले आपको मैं इग्नियस रॉक दिखाना चाहूंगी। क्या हो रहा है इसको? ठीक, इग्नियस रॉक में क्या लगता है आपको, ये कौन सी वाली रॉक होगी? थोड़ी ब्लैक दिख रही है आपको, इसमें सिलिकेट कम है, तो क्या लगता है कौन सी वाली होगी? बेसिक, बेसिक होगी ना। ये कौन सी वाली होगी? इंटरमीडिएट वाली लग रही है ये, है ना, इंटरमीडिएट वाली लग रही है। और जो थोड़ी वाइट वाइट में होगी वो कौन सी? अच्छा, इग्नियस में आपको ये याद है ना, इग्नियस रॉक के बीच में ना ही कोई फॉसिल्स पाए जाते हैं, ना ही लेयर्स पाई जाती हैं। अगर आपको ये पूछा जाए कि क्या इग्नियस रॉक्स में लेयर्स पाई जाती है, तो कोई लेयर्स नहीं पाई जाती है, क्योंकि लावा सीधा ही इरप्ट हो रहा है। और अगर बात करें फॉसिल्स की, तो फॉसिल्स क्योंकि इतना ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है कि वहाँ पे फॉसिल फ्यूल्स जो, सॉरी फॉसिल्स जो होते हैं, वो जीवाश्म जो होते हैं, वो टिक ही नहीं पाते हैं। ठीक है भाई, क्लियर है? अब ज़रा वो दूसरी वाली देख लेते हैं, सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक, देखिए, देखो, लग रहा है आपको कि एक तरह की चट्टान है ये, कुछ कैसे कण है, कुछ कैसे कण है, कोई मिट्टी है, कोई क्या है ना? आर्यन, लग रहा है? पता लग नहीं रहा चेहरे से। समझ गए भाई? सेडिमेंट्री रॉक देखने से पता लग रही है। एग्जाम्पल, सॉरी, एग्जाम्पल लिखो सेडिमेंट्री रॉक के, लिखते जाओ, अब मैं लिखवाती जाऊंगी। लिखो, पहले तो लिखो, ठीक है। सेडिमेंटरी जो शब्द है ना, ये एक वर्ड से आया है, सेडिमेंटम। सेडिमेंटम यानी टू सेटल डाउन, बेसिकली सेडिमेंटम। टू सेटल डाउन, सेडिमेंटम टू सेटल डाउन, समझे? सेडिमेंटरी इसी शब्द से आया है, ठीक है। एक वर्ड लीजिए, लिथिफिकेशन। लिथिफिकेशन आपको समझ आ गया सेडिमेंट्री रॉक्स क्या हैं? लिथिफिकेशन देखिएगा क्या होता है। लिथिफिकेशन देखो,
मैं आपको समझा रही हूँ पहले। सेडिमेंट्स जो होते हैं आपके, सेडिमेंट्स का लेयर बाय लेयर इकट्ठा होना, यानी कोई सेडिमेंट कहाँ से आया, कोई इग्नियस रॉक का सेडिमेंट है ना, कोई थोड़ा बहुत क्या इकट्ठा हो गया, कोई क्या हो गया, बाकी के सेडिमेंट इकट्ठे, लेयर बाय लेयर उनका इकट्ठा होना और उसका कॉम्पैक्ट होकर एक रॉक बनाना, इस पूरी प्रोसेस को ही क्या कहा जाता है, लिथिफिकेशन। ठीक है, तो लिथिफिकेशन क्या है, सेडिमेंट्स का लेयर बाय लेयर इकट्ठा होना और उस लेयर बाय लेयर इकट्ठा होने के बाद एक दूसरे में कॉम्पैक्ट हो जाना, इकट्ठे होकर रॉक बनाना, उसी को क्या कहते हैं हम, लिथिफिकेशन। ठीक है, लिखना है, ये लिख लो, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में। सेडिमेंट्स का लेयर बाय लेयर इकट्ठा होना और कॉम्पैक्ट होकर रॉक बनाना, जो मैंने बोला है, इट इज द, लिख लो, इट इज द प्रोसेस ऑफ सेडिमेंट्स, क्या लिखेंगे यार, इट इज द प्रोसेस ऑफ सेडिमेंट्री रॉक इन विच sediments compact layer by layer and forms a sedimentary rock. ठीक है, क्या सेडिमेंट्री रॉक्स में आपको फॉसिल्स देखने को मिलेंगे, क्या सेडिमेंट्री रॉक्स में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, कोयला उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है, फॉसिल देखने को मिलेंगे। क्या आपको मेटेलिक मिनरल्स देखने को मिलेंगे, देखने को मिलेंगे, लेकिन उतने ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि इग्नियस रॉक में सीधा सीधा क्या था, लावा, तो उसमें तो मेटेलिक मिनरल ऑब्वियसली ज़्यादा होंगे, है ना, एज कम्पेयर टू उसके। अगर सेडिमेंट्री रॉक को हम देखें तो उसमें मेटेलिक मिनरल्स होंगे, बट उतने ज़्यादा नहीं होंगे, लेस मेटेलिक मिनरल्स। लिख लीजिए, देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ फॉसिल्स, देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ फॉसिल्स and the availability of metallic minerals will be less, the availability of metallic minerals will be less. एग्जाम्पल लिखिए प्लीज, एग्जाम्पल लिखिए, इसमें कौन कौन से आएंगे। कोल, अब कोयला तो आपने देखा है, मुझे उसको बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कोयला भी सेडिमेंट्री रॉक का ही एग्जाम्पल है। कोल एग्जाम्पल्स में लिखिए सेडिमेंट्री रॉक्स के, कोल, सैंडस्टोन, सैंडस्टोन, अरे सैंडस्टोन, कहीं से लग रहा है कि ये एक ही तरह की उससे मिलकर बना है ना, मिट्टी मिट्टी से मिलकर बना ना, अलग अलग, है ना, दिख रहा है। दिस इज ऑल्सो सैंडस्टोन, ये भी सैंडस्टोन है, ये भी सैंडस्टोन है, लेयर बाय लेयर देखो कैसे बना है। ठीक है, तो सैंडस्टोन। अगला लिखिए लाइमस्टोन, चूना पत्थर, चूना पत्थर, लाइमस्टोन रॉक, चूना पत्थर, ये तो देखा भी होगा आप लोगों ने, बीच बीच में कहीं ना कहीं देखा है, चूना पत्थर देखा है। लाइमस्टोन, चौक, चौक तो पता ही होगी आपको, बोर्ड पे जिस पे लिखा जाता है, बोर्ड पे चौक। क्ले, चिकनी मिट्टी जिसको बोलते हैं क्ले। शैल, शैल गैस सुना होगा आपने, शैल गैस, वहाँ पे शैल भी पाया जाता है। ये कैसे बनता है भाई, बताएंगे आप लोग ज़रा, शैल कैसे बनता है, आप लोग बताओ, उर्मिला आप बताओ, शैल कैसे बनता है। जब जैसे कई बार भूकंप वगैरह आता है तो कई बार एनिमल्स भी तो दब जाते हैं उसमें। ठीक है, तो उनसे जो गैस बनती है और जो वो पूरा मटेरियल बनता है उसे शैल कहा जाता है। दिखाना चाहूँगी मैं थोड़ा सा आपको, और इसी शैल से शैल गैस भी बनती है। शैल रॉक, ठीक है, शैल रॉक। डोलोमाइट, डोलोमाइट एंड जिप्सम, डोलोमाइट एंड जिप्सम, डोलोमाइट एंड जिप्सम। ठीक है भाई, क्लियर है। क्या आपको सेडिमेंट्स का पता लग गया, सेडिमेंट्स कैसे बने हैं, आपको लिथिफिकेशन का पता लग गया। ठीक है,
लिखते जाओ जो मैं बता रही हूँ आपको। लिखो क्या क्या पाया जाता है इसमें। फॉसिल्स, फॉसिल्स लिखो और आगे ऐसे टिक लगाओ फॉसिल्स के, फॉसिल्स। उसके नीचे लिखो मेटेलिक मिनरल्स और ब्रैकेट में लिखो लेस, मेटेलिक मेटेलिक मिनरल्स ब्रैकेट में लिखिए लेस। अगला लिखिए लेयर, लेयर बाय लेयर फॉर्म हो रहे हैं ना ये सेडिमेंट्स। एक लेयर आई किसी सेडिमेंट की, फिर उसके ऊपर किसी और सेडिमेंट की दूसरी लेयर आई, फिर तो लेयर बाय लेयर फॉर्म हो रहे हैं ये बेसिकली, ठीक है। तो लेयर्स की मैंने कहा था ना आपको, इग्नियस रॉक में लेयर्स नहीं होती हैं, जबकि इसमें लेयर्स होती हैं। उसमें फॉसिल्स भी नहीं होते हैं, इसमें फॉसिल्स होते हैं। अगला पॉइंट लिखिए एक्सोजेनिक, एक्सोजेनिक फोर्सेस, बाह्य बल। अब देखो ये क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ मैं, एक्सोजेनिक फोर्सेस। आपको नहीं लगता कि इस रॉक का निर्माण बाहरी फोर्सेस के कारण हुआ है? तो इसमें कहीं ना कहीं एक्सोजेनिक फोर्सेस लगी हैं। एक्सो मीन्स आउटसाइड, टू ये बाहरी है ना, तो बाह्य बल कहते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस। बाहरी बल ही तो लगे हैं, सूरज का है ना, बारिश का, फिर हवा का है ना, रिवर का, ये सारे बाहरी बल ही तो है। जबकि इसमें इग्नियस रॉक में आप देखोगे तो क्या लगे थे, एंडोजेनिक, अंदर से बल लगा ना, और अंदर से लावा निकला जिसके कारण वो आपका इग्नियस रॉक बनी। इसमें क्या हुआ है, बाहरी बल लगा है, उसमें आंतरिक बल लगा था। क्लियर है बात मेरी? क्लियर है? तो लिख लो ये भी, एक्सोजेनिक फोर्सेस भी लगी हैं। और ब्रैकेट में लिखना तो लिख लो एक्सोजेनिक, क्या पता 1-2 हफ्ते बाद पता ना लगे तो लिख लो सनलाइट है, वाटर है, विंड है, ग्लेशियर्स है, इवन है ना, हिमानी भी तो होते हैं ग्लेशियर्स। ठीक है भाई, ठीक है। अब अगर आपको पूछा जाए कि चॉक इग्नियस रॉक है, ये सेडिमेंट्री, आप क्या कहोगे? अगर आपको पूछा जाए डोलोमाइट इग्नियस रॉक है या सेडिमेंट्री? सेडिमेंट्री। आपको पूछा जाए बसाल्ट इग्नियस है या सेडिमेंट्री? आपको पूछा जाए, ये आपके इंटरमीडिएट वाले कौन से थे रॉक्स? 2 इंटरमीडिएट वाले, हाँ जी, हाँ, एंडेसाइट एंड डायोसाइट। तो ये याद रहेगा, डोलोमाइट और डायोसाइट में कुछ भूलोगे तो नहीं। डायोसाइट यानी इंटरमीडिएट रॉक, इग्नियस रॉक है ना, और डोलोमाइट यानी सेडिमेंट्री। ठीक है भाई, क्लियर है? अगली रॉक लिखिए मेटामॉर्फिक रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, रूपांतरिक चट्टानें। सेडिमेंट्री में कोई दिक्कत परेशानी? मेटामॉर्फिक रॉक, रूपांतरिक चट्टानें। कोई है जो थोड़ा बहुत गैस करना चाहेगा कि ये रूपांतरिक चट्टानें मतलब क्या? एग्जैक्ट डेफिनेशन उन दोनों से शेप हो गए। देखो मेटामॉर्फिक रॉक वो होती है ना, चाहे वो इग्नियस हो चाहे वो सेडिमेंट्री हो, ठीक है, लेकिन वो रॉक, कोई भी रॉक क्यों ना हो, उसको जब बड़ा ज़्यादा हाई टेम्परेचर झेलना पड़ता है और हाई प्रेशर झेलना पड़ता है, ठीक है, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर जिस रॉक को झेलना पड़े वो रॉक कहलाती है मेटामॉर्फिक रॉक। मैंने आपको बात बताई थी कि कोई भी रॉक क्यों ना हो, जब उसको बड़ी ज़्यादा हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे रहती है ना काफ़ी टाइम तक, जैसे मैंने आपको उसका बताया था, ग्रेनाइट का बताया था ना कि काफ़ी अंदर होता है और स्लो डाउन होने में उसको काफ़ी, मैंने अपनी वीडियो में देखा, मैंने थोड़ा उल्टा बोला है उसमें कि अंदर टेम्परेचर कम होता है, अंदर तो टेम्परेचर ज़्यादा होता है, इसीलिए वो कूल डाउन होने में टाइम लेता है ना। बाहर टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है एज़ कम्पेयर टू अंदर के, तो जल्दी कूल डाउन हो जाता है, तो अंदर कूल डाउन होने में ज़्यादा टाइम लेता है, जिसके कारण थोड़ा सा क्रिस्टलाइनिटी आ जाती है, उसमें क्रिस्टलाइन नेचर आ जाता है। वैसे ही अगर मैं बात करूँ, एक आपको एग्जाम्पल देती हूँ लाइमस्टोन का। लाइमस्टोन चूना पत्थर बड़ा ही कच्चा सा पत्थर होता है, बड़ा कच्चा सा पत्थर, लेकिन अगर आप उसको हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे कुछ टाइम के लिए रखते हो ना, और हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर प्रोवाइड करते हो, उसी से बनता है मार्बल। मार्बल देखा होगा आपने, हार्ड मार्बल कितना हार्ड होता है, तो किससे बना? चूना पत्थर से, समझ रहे हो? तो मार्बल क्या है? मेटामॉर्फिक रॉक, और लाइमस्टोन क्या है? सेडिमेंट्री रॉक। समझ रहे हो मेरी बात? चाहे सेडिमेंट्री रॉक है चाहे
इग्नियस रॉक है उसको जब हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाएगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मेटामॉर्फिक रॉक में। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? लिखो अब जो मैं लिखवाने वाली हूँ। लिखिए, रॉक विच एक्सपीरियंसेस अनुभव, कम से कम 2 पेन लगाने हैं, ये रफ नोटबुक है, ठीक है। द रॉक विच experiences high temperature and pressure ठीक है, and therefore it changes its form यानी कि कोई भी रॉक जब हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर झेलती है तो वो अपना आकार या जो भी उसकी प्रॉपर्टीज है वो बदल लेती है। जैसे लाइमस्टोन सेडिमेंट्री से क्या बन गई, क्रिस्टलाइन फॉर्म में आ गया। मार्बल क्रिस्टलाइन, हार्ड मार्बल, बिल्कुल कितना फर्क है दोनों में, देखो है ना, कितनी कच्ची चीज से एक इतनी हार्ड चीज बनी है, आप खुद इमेजिन कर सकते हो। इवन कोयला इज अ सेडिमेंट्री रॉक, लेकिन कोयले को जब लाखों करोड़ों सालों तक कहीं कहीं रहता है तो उसी से क्या बन जाता है, हीरा बनता है ना उसी से ही। कोहिनूर कहाँ से मिला है, कोयले की खदान से। कहाँ की थी कोयले की खदान, वो है गोलकुंडा की कोयलों की खदानों से मिला था, और वहीं से वो, तो सोच लो हीरा, यानी कि हीरा बहुत एक तरीके से हार्ड होता है, हीरा भी काफ़ी हार्ड होता है। हीरे को काटने के लिए कहते हैं हीरा ही चाहिए होता है, हीरे से ही कटता है। तो आप खुद सोच लो कि कोयले से ही मिलकर ऐसी चीज़ बन रही है जो इतनी हार्ड है, जबकि कोयला भी बहुत हार्ड हो जाता है। कोयले की भी अलग अलग फॉर्म्स हैं। जो सबसे कच्चा वाला कोयला अभी तक बन ही रहा है वो कौन सा है, लिग्नाइट। उसके बाद उसका धीरे धीरे बढ़ता जाता है, सबसे बेस्ट वाला बन जाता है आपका एंथ्रेसाइट, है ना। तो एंथ्रेसाइट थोड़ा काफ़ी हार्ड होता है, समझ रहे हो आप मेरी बात, थोड़ी उसमें क्रिस्टलाइन नेचर थोड़ा सा आ जाता है, समझे मेरी बात आप। तो मेटामॉर्फिक रॉक आपको लग गया पता। अब आगे लिखेंगे आप, ये मेटामॉर्फिक रॉक लिखा आपने, इसके नीचे लिखेंगे 2 तरह के मेटामॉर्फिक रॉक्स बनेंगे। एक तो वो जो बिना किसी केमिकल चेंज के बने, और एक वो जो किसी केमिकल चेंज के बने। तो लिखेंगे एक तरफ विदाउट केमिकल चेंज, without any chemical change, with chemical change, with chemical change। विदाउट केमिकल चेंज पता कब होगा, जब उस पर सिर्फ प्रेशर लग रहा है। जब भी टेम्परेचर उसके साथ फैक्टर आ जाएगा ना उस रॉक के साथ, तो वो फिर केमिकल चेंज में गिना जाएगा। सिर्फ प्रेशर लग रहा है तो वो सिर्फ क्या है, बिना किसी केमिकल चेंज के मेटामॉर्फिक रॉक। तो विदाउट केमिकल चेंज वाली जो होगी ना, तो ऐसे लिख लो ऐसे करके, और साइड में ऐसे लिखो कि मतलब इस पर सिर्फ क्या लग रहा है, प्रेशर। इसे हम कहेंगे डायनामिक मेटामॉर्फिज्म, डायनामिक मेटामॉर्फिज्म, ठीक है, डायनामिक मेटामॉर्फिज्म, ठीक है। और जहां पे विद केमिकल चेंज कहाँ गिनेंगे हम, जहां पे टेम्परेचर वाला फैक्टर भी ऐड हो रहा है, टेम्परेचर वाला फैक्टर भी ऐड हो रहा है। तो जब टेम्परेचर भी इसमें आ जाता है तो इसे हम कहेंगे थर्मल मेटामॉर्फिज्म, थर्मल मेटामॉर्फिज्म। हाँ जी, प्रेशर तो होगा ही होगा, लेकिन टेम्परेचर भी इन्वॉल्व हो गया तो, या फिर सिर्फ टेम्परेचर भी तो हो सकता है, ज़रूरी नहीं है प्रेशर ही। अगर प्रेशर है तो दूसरा डायनामिक, अगर टेम्परेचर है तो थर्मल आपको पता ही, हीट के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है ना। और मेटामॉर्फिज्म यानी कि रूपांतरिक, है ना, रूपांतरण होना। अब थर्मल भी 2 तरह से होगा, एक तो लिख लो रीजनल मेटामॉर्फिज्म। मैं बताती हूँ आपको क्या है ये रीजनल मेटामॉर्फिज्म, और एक है कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म। इसमें मान लो ये कोई इग्नियस रॉक थी,
ठीक है, इग्नियस रॉक थी, यहाँ से डायरेक्ट लावा आया और इसके ऊपर बिखर गया, तो ये डायरेक्ट कांटेक्ट में आई, डायरेक्ट कांटेक्ट में आई ना, तो डायरेक्ट टेम्परेचर झेलना पड़ रहा है इसको, है ना। जबकि ये जो होगा ये मूवमेंट से होगा, फ्रिक्शन से होगा, मूवमेंट, और मूवमेंट से कब लावा के साथ कांटेक्ट में आएगा ये टेम्परेचर के साथ, जब कन्वर्जन होगा। कन्वर्जन पता है ना हमको क्या होता है, एक दूसरे से टकराव में, समझे। तो समझ गए डिफरेंस दोनों का, समझ गए, समझे आर्यन। लगा पता, रिया चल रहा है कुछ पता। रीजनल यानी कि जो फ्रिक्शन से होगी, है ना, फ्रिक्शन यानी कि जब आपस में टकराव हो रहा है किसी चीज़ का और उसके थ्रू लावा आ रहा है, और ये सीधा हो रहा है डायरेक्ट कांटेक्ट से, समझ रहे हो, किसी ना किसी के थ्रू अगर कांटेक्ट में आ रहा है, किसी के ना किसी के मतलब टेम्परेचर कांटेक्ट में आ रहा है, तो उसको रीजनल मेटामॉर्फिज्म बोल रहे हैं। किसी फ्रिक्शन के थ्रू या किसी भी कारण टेम्परेचर बढ़ रहा है उस चीज़ का, ठीक है, मूव कर रहा है। मान लो अगर कोई चीज़, जैसे मान लो कन्वर्जन या डाइवर्जेंस हो रहा है, तो मूव कर रही है, तो इस पे भी तो प्रेशर पड़ेगा ना। ये मान लो रॉक 1, रॉक 2, रॉक 3, तो अगर डाइवर्जेंस भी हो रही है, अगर इधर मूव करे, तो इस वाली रॉक का इस पे प्रेशर नहीं पड़ेगा क्या, पड़ेगा ना। तो इसी को बोल रहे हैं रीजनल मेटामॉर्फिज्म, और इसको कॉन्टेक्ट मेटामॉर्फिज्म की सीधा डायरेक्ट लावा का कॉन्टेक्ट इसमें आ रहा है, और उसी के कारण ही इसका रूपांतरण मतलब एक तरीके से चेंज हो रहा है, मेटामॉर्फिज्म हो रहा है इसमें, ठीक है, क्लियर है। एक डायग्राम है, बनाएंगे आप लोग, पहले लिखिए सम एग्जांपल्स ऑफ मेटामॉर्फिज्म, सम एग्जांपल्स ऑफ मेटामॉर्फिज्म। एग्जांपल्स ऑफ मेटामॉर्फिज्म। Some examples of metamorphism। पहले लिख लो, फिर मैं आपको फोटोज दिखाती हूँ। ग्रेनाइट याद है कौन सी रॉक है, याद है? हाँ जी, ये एग्जाम्पल नॉर्मल एग्जाम्पल्स हैं ये। डायनेमिक, ये तो मैंने आपको बताया ना कि डायनेमिक भी हो सकता है, थर्मल भी हो सकता है, बट ऐसे एज सच आपने ऐसे वो नहीं करने, सीधे सीधे डायरेक्ट एग्जाम्पल्स हैं ये, ठीक है। कि अगर मैं ग्रेनाइट को हाई प्रेशर पे, ग्रेनाइट को मैं हाई प्रेशर देती हूँ, ग्रेनाइट याद है किसका एग्जाम्पल है, एसिडिक लावा का, एसिडिक इग्नियस रॉक है ये। इसको जब मैं हाई प्रेशर के अंदर रखूंगी ना, तो ये इसका मेटामॉर्फिज्म हो जाएगा, यानी ये अपना रूपांतरण कर लेगी और किस में बदल जाएगी, नीसिस में, GNEIS, नीसिस या कुछ ऐसे करके बोलते हैं इसको। लिखो लिखो, मैं फिर फोटो दिखाती हूँ। लिख लिया, फोटो देखें। ये थोड़ा देखना, आपको दिखेगा कि ग्रेनाइट को क्या किया गया है। ग्रेनाइट यानी कि थोड़ा सा आपको इसमें सिलिकेट ज़्यादा दिखेगा, है ना, तो थोड़ा लाइटर कलर पे है ना। लाइटर कलर को एक तरीके से हाई प्रेशर पे रखा गया, तो थोड़ा सा क्रिस्टलाइन नेचर आया इसमें कि नहीं आया, आया ना। थोड़ा सा क्रिस्टलाइन नेचर का ये हुआ कि नहीं हुआ, समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो। चलो अगला, क्ले एंड शेल। सेकेंड एग्जाम्पल इज क्ले यानी चिकनी मिट्टी, और जो शेल रॉक आपको मैंने बताई, शेल रॉक जो कि स्लेट भी बनते हैं जिसके, अब उसी से स्लेट बनेंगे। शेल जो थी ना, इसी से ही स्लेट बन रहे हैं। और आगे लिख लो, स्लेट नहीं, सिस्ट। फिलहाल जब ज्यादा प्रेशर दिया जाएगा ना इसको, ठीक है, क्ले एंड शेल, जब ज्यादा प्रेशर देंगे तो सिस्ट बनेगा। देखें कैसा है सिस्ट, क्ले और शेल तो देख लिया आपने, सिर्फ प्रेशर है, यानी कि कौन सा वाला हुआ, डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म। डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म हो रहा है, क्या था हमने, सिस्ट। अब ये खुद ही समझ गया कि रॉक्स फाइंड आउट करना है, तो खुद ही दे देता है। ये देखो, आपने जब देखा था उसको, शेल को देखा था, देखो ये देखो, थोड़ा क्रिस्टलाइन नेचर में आते हुए दिखेंगे आपको ये, है ना।
समझे? ये देखो, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल इज सैंडस्टोन। सैंडस्टोन, सैंडस्टोन भी दिखाया था मैंने आपको, जो मिट्टी जैसे पत्थर थे वो, है ना, बन रहे थे ना। सैंडस्टोन सैंडस्टोन को अगर हम ज़्यादा हीट प्रोवाइड करेंगे, यानी कि कौन सा वाला मेटामॉर्फिज्म हो रहा है, थर्मल मेटामॉर्फिज्म, है ना। सैंडस्टोन को हीट प्रोवाइड करेंगे तो क्वार्टजाइट नाम की रॉक बनेगी। क्वार्टजाइट, क्वार्टजाइट, क्वार्टजाइट। ये एग्जाम्पल सीधे सीधे आते हैं पेपर में, कई बार सीधे एग्जाम्पल आते हैं, समझ रहे हो। यानी पूछा जाएगा कि सैंडस्टोन को अगर हाई हीट प्रोवाइड की जाए, या फिर हो सकता है ऐसा बोला जाए कि sandstone, if sandstone will go under thermal metamorphism then which क्या कहते हैं एक तरीके से, अब किस आकार में या किस फॉर्म में दोबारा वो, in which form it will be exist, तो कौन सी फॉर्म में आएगा, क्वार्टजाइट। देखिए क्वार्टजाइट कैसा है देखने में, देखो सैंडस्टोन का क्या बन गया, देख रहे हो। जब हाई हीट के अंडर इसको रखा जाए, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल इज क्ले एंड शेल। क्ले एंड शेल, हाँ जी, क्या, अरे यार वो मैंने आपको प्रेशर वाला बताया था, अब हीट वाला बताऊंगी। वो तो प्रेशर के अंडर गया था ना, हीट के अंदर अब गया, अब स्लेट बनेंगे उसके, देखना मैंने बताया था ना आपको, शेल के स्लेट बनेंगे। कैसे बनेंगे, जब हीट के अंदर, हाई प्रेशर के अंदर जाएगा तब क्या बनेगा उसका, सिस्ट, ठीक है। और अगर अब हाई हीट के अंदर जाता है तो देखिएगा क्ले एंड शेल, ठीक है। लिखिए हीट के अंदर इसको मैं अगर रखूं तो क्या बनेंगे, स्लेट, SLATE, स्लेट। स्लेट रॉक, ये देखो घरों में भी यूज़ किया जाता था, ये है ना, हिमाचल में तो पुराने घरों में काफ़ी यूज़ किए जाते हैं, जहाँ जहाँ बर्फ़ पड़ती है वहाँ वहाँ, दिख रहा है आपको, है ना। ऐसी रॉक्स भी आपको कई जगह देखने को मिलती होंगी, है ना। तो ऐसा नहीं कि उनको हाई हीट खुद जाके प्रोवाइड किए, कई बार सूरज के कारण भी तो वो चेंज हो सकता है, सूरज की हीट के कारण, है ना, समझे। नेक्स्ट वन इज, और अगर स्लेट को भी मैं ज़्यादा हीट प्रोवाइड करूं, मतलब इसको भी मैं हीट के थ्रू, तो बनेगा फाइलाइट। फाइलाइट, फाइलाइट, फाइलाइट भी देख ले। अब स्लेट के बाद क्या बनेगा अगर हीट प्रोवाइड करें तो, फाइलाइट, व्हाट इज फाइलाइट। देखो अब आपको ये रॉक्स दिखेंगे ना तो आप थोड़ा अच्छा फील करोगे, कहीं भी दिखेंगे, घरों पे लगे हुए दिखें, रास्तों में चलते हुए दिखें। ज्योग्राफी है क्या, यही तो है, आप अपने आसपास जब फील कर पाओ। कल को, अभी कुछ टाइम बाद आप रिवर्स के और इसके जब लैंड फॉर्म्स पढ़ोगे ना तो आपको पता लगेगा कि जिनको आप वाटरफॉल कहते थे वो वाटरफॉल नहीं है, वो अलग अलग तरह की वाटरफॉल्स हैं जिनको कुछ अलग अलग नाम दिए जाते हैं, है ना। कोई कैटरैक्ट है, कोई नीचे जो बन रहा है वो प्लंज पूल है, आपके लिए तो जो पानी गिर रहा है सबके लिए क्या है, वाटरफॉल। लेकिन देखना तब भी आपको अच्छा फील होगा कि वाह यार, रावी में जब जाओगे ना आप, जाते जाते देखोगे अच्छा ये तो वो है जो मैंने पढ़ा था। अब माउंटेन्स को देखते होंगे तो कहीं ना कहीं तो लगता होगा कि ये फोल्ड माउंटेन है। लो जी, कह रहा था बड़ी अच्छे से चल रहा था ना, अब बताता हूँ। चलो फाइलाइट खुद देख लेना घर जाके अब, ठीक है। कोल का लिख लो, कोल को जब हाई हीट पे रखा जाए तो बनता है एंथ्रासाइट। अगला एग्जांपल है
कोल, एंथ्रासाइट भी कोल ही है लेकिन गुड क्वालिटी कोल है एक तरीके से, है ना। नॉर्मल कोल को अगर हाई हीट में एक तरीके से प्रोवाइड करवाई जाए तो बनता है एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट इज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल, एंथ्रासाइट। इसको यूज़ करना मतलब ऐसे इसको जला के रखो तो बड़ी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है और गंदगी कम होती है। और जो गंदा कोल होता है ना उसमें एक तो जलता कम देर तक है और धूल और धुआं ज़्यादा निकलता है उसका, ठीक है। गंदा कोला जो होता है, एंथ्रासाइट लिख लिया। एंथ्रासाइट या ग्रेफाइट भी बनता है इससे हाई हीट पे अगर आप रखेंगे तो, ठीक है। लास्ट वन इज लाइमस्टोन। लाइमस्टोन, एंड अगर लाइमस्टोन को मैं हाई हीट प्रोवाइड करूंगी तो इससे क्या बनेगा, मार्बल। डन, ठीक है भाई, समझ आया क्या हुआ ये भारती जी। यहाँ से आपको एग्जाम्पल से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, इवन किसी को भी आ सकता है। सब इंस्पेक्टर है चाहे अलाइड सर्विसेज है, HAS UPSC वालों को तो आ ही जाएगा पक्का, ठीक है भाई। आज के लिए आई थिंक इतना काफ़ी है। आपको मैं मंडे को थोड़ा सा प्लीज़ रिवाइज करके आना, मैं पिछला थोड़ा सा पूछूंगी आपसे और साथ में अगला करेंगे हम फिर, ठीक है। क्लियर है, आज जो करवाया वो समझ आया पक्का। अब आपको अगर कोई पूछे व्हाट इज सेडिमेंट्री रॉक, एक सेकंड बेटा सुन लो, व्हाट इज सेडिमेंट्री रॉक तो बता सकते हो अनुभव। अगर आपसे पूछा जाए बेटा आपको अब समझ आ रहा है, मोनिका समझ आ रहा है ठीक से, अब ठीक लग रही है ज्योग्राफी। स्टार्टिंग में देखो अगर आप बीच में ज्वाइन करते हो ना थोड़ा सा तो पड़ता है, थोड़ा सा फर्क है ना, लेकिन अब अगर आप पिछले लेक्चर देख लोगे तो आप ऑन ट्रैक आ जाओगे। आपने देखे पिछले लेक्चर, इस साल तक हो जाएंगे, ठीक है भाई। तो पढ़ो आगे बढ़ो बस। हाँ जी, लाइटर क्या मतलब, अच्छा उसमें भी स्टोन होता है ना एक, उसमें भी कुछ मार्बल जैसे होता है वाइट कलर का, देखा है ना कुछ, वही बोल रहे हो आप। तूने दूसरा वाला देखा होगा जिससे बीड़ी सिगरेट जलती है, या फिर सिर्फ माचिस यूज करता हूँ मैडम मैं।